सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत को घर भेजने के लिए बनाया जाने वाला अपोजिशन का इत्तेहाद अपने आगाज से ही आपसी इख्तिलाफात के साथ पार्टी इख्तिलाफात का भी शिकार रहा है। पहले नून लीग के कई अरकान नवाज शरीफ के बयानी से इख्तिलाफ करके नाराज हुए और अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ारी समेत कई रहनुमाओं ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की और अब PDM की तीसरी बड़ी जमात यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी क़यादत को लेकर इख्तिलाफात सामने आ गए। मौलाना पर तनकीद हुई तो JUI फे ने पार्टी के साबिक तर्जुमान मौलाना हाफिज हुसैन और मोहम्मद खान शिरानी को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन पहले तक तो JUI फे के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि किसी को भी पार्टी से निकालना उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और हम मिल बैठ हल करते हैं। हमारी पार्टी तो जमहूरी पार्टी है। क्या कह रहे थे वो, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय है, ये आज की बात नहीं, पहले से भी होती है। शिकायत होगी, शिकायत खत्म भी हो जाए, इसमें क्या बात है, लेकिन हम एक जमहूरी प्रोसेस से आते हैं। तो ये जमहूरी पार्टी के जमहूरी रवैये हैं कि खुद पर तनकीद हुई तो मौलाना फजलुर रहमान बर्दाश्त ही ना कर सके और इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना शिरानी की बातों को तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी भी गुफ्तगू सुनिए। तो डिक्टेटरशिप के निज़ाम पर तनकीद और जमहूरियत की जंग लड़ने वालों की अपनी पार्टी में इतनी भी जमहूरियत नहीं कि कोई सीनियर रहनुमा पार्टी सरबराह या इत्तेहादी जमातों के बयान या नज़रिए से इख्तिलाफ कर सके। जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करने वाले पहले अपनी पार्टी में तो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की फ़ज़ा और जमहूरियत कायम कर लें। अपनी 5-5 साल मुद्दत पूरी करने वाली PDM की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी तो हुकूमत से किसी किस्म की बात करने को अब तक तैयार नहीं है और सिर्फ 2.5 साल यानी आधी मुद्दत के बाद ही हुकूमत को घर भेजना चाहती हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ भी इन्हीं दोनों बड़ी जमातों वाला है कि हुकूमत अपने इस्तीफ़े दे और आम इंतखाबात का फिर ही कोई बात हो सकती है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिए। तो अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे का रहनुमा कहा जाए अभी भी या फिर सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का रहनुमा कहा जाए, चूँकि 46-47 साल की आपकी सियासत और इस पार्टी से वाबस्तगी है, अब आपका तारुफ कैसे कराया जाए सर? देखिए ये जो पता नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुराद फे क्या है, फजल रहमान है, फ़वाइद है, क्या है। बहरहाल हम इन चीज़ों से दूर हैं। हमारा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मैं रुकन था, हूँ और रहूँगा, और मेरी जो रुकनीत है वो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने सन 1973 में ख़ुद अपने कलम से की है और उस वक़्त कोई फ़ेदाल लाल जे नहीं था। बहरहाल हम जमीयत उलमा इस्लाम में थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हाफिज़ साहब, ये इख्तिलाफ़ की वजह क्या हुई, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या किसी बयानी से, किसी नज़रिए से आपका इख्तिलाफ़ पैदा हुआ तो आपने सोचा कि अब राहें जुदा कर ली जाएँ, या फिर मौलाना साहब ने आपको खुदाफिज कर दिया? देखिए, बुनियादी तौर पर जमातों में तरीक़ाकार यही है कि मुख्तलिफ़ इदारे होते हैं, जनरल कौंसल होता है और उसी के मुताबिक जो है हम जमहूरियत की बात करते हैं। हर इदारे में जमहूरियत का लाग हम अलापते हैं कि जनाब हम जमहूरियत के हवाले से आगे बढ़ते हैं। बुनियादी तौर पर मौलाना मुफ्ती महमूद के वफ़ात के बाद 80 के दहाई में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जब वो जमीयत में आए थे तो यही शेरानी साहब, यही हाफिज़ हुसैन अहमद, यही पुराने दोस्तों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कंधा दिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और जमात को इस मकाम तक जो भी सही थी, कोशिश थी, पहुँचाया गया। और जब सूरत हाल आगे बढ़ने लगी और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जमात के जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अमीर बनाया जाए। तो उस वक़्त मौलाना शेरानी साहब ने सदारत के लिए जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे थे पेशावर में, उसमें जमात के पॉलिसी मंशूर उसूलों के तहत मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में साथियों ने मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब का नाम पार्टी के सदारत के लिए पेश किया। जो ही उनका नाम पेश हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि अपना नाम वापस ले लें। साथियों ने भी कहा कि दबाव डाला उन पर, तो साथियों ने, अक्सरियत ने जो पुराने थे, उन्होंने कहा कि जमहूरियत के हवाले से उनका हक़ बनता है। लेकिन 3 दिन तक ये रिकॉर्ड पर है कि इजलास नहीं हो सका और इलेक्शन नहीं हुए।
बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने और साथियों ने मिलकर मौलाना शेरानी साहब को मजबूर किया कि वो अपना नाम वापस ले ले और बग़ैर इंतखाब के मतलब बग़ैर मुकाबले के मौलाना फजल रहमान साहब को कामयाब करार दिया जाए। जमात के मफाद के हवाले से इस बात को मंजूर किया गया और मौलाना फजल रहमान साहब को सदर बना दिया गया। तो आगे चलकर मौलाना फजल रहमान साहब ने कोशिश की कि दस्तूर में पार्टी के इस तरह तरमीम की जाए कि उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए सदारत का में रखा जाए, यानी दोबारा सदर जब तक वो ज़िंदा है वो सदर रहे। इसकी भी हमने मुखालिफत की कुछ दोस्तों ने, तो खैर वो तो नहीं हो सका, अलबत्ता दूसरे और तीसरी बार की सदारत के हवाले से उन्होंने किसी न किसी तरीके से मंजूरी ली। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ अदवार ऐसे थे जहाँ पर मौलाना शेरानी साहब या दीगर सीनियर अरकान की राय के ख़िलाफ़ फ़ैसले होते रहे। और ख़ुसूसी तौर पर जब 18 के इंतखाबात के बाद जमात ने ये फ़ैसला दिया कि 18 की जो असम्बली है, जिसको हम एक जाली असम्बली कहते थे, उसमें सदारती इलेक्शन में किसी सतह पे हिस्सा न लिया जाए। इस फैसले के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने टेलीफोन किया था, जिस पे मौलाना ने जमात के फ़ैसले को नज़रअंदाज करते हुए 18 के इंतखाबात में सदारती इलेक्शन लड़ा। और हमारा जो उस तरफ उस वक़्त का जो मौक़िफ़ था उसको इंतहाई ज़ख्म पहुँचा, हम नुकसान पहुँचा, उस पर भी हमने एहतजाज किया। इसी तरह आज़ादी मार्च के हवाले से भी हमारा मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमें बिठाकर वो ख़ुद नहीं आएगी। हमारी वो बात भी सही हुई। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 13 दिन तक हमें बिठाकर ख़ुद उन्होंने दोबारा इस्टबलिशमेंट के साथ जाकर बात की, जमात को बताए बग़ैर। और परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन और जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठ कर उन्होंने इस्टबलिशमेंट से यकीन दहानी करा दी कि मार्च में वो इंतखाबात करा देंगे और इमरान खान की छुट्टी करा देंगे। इस पे आकर जमात ठीक है। तो हाफिज साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, मौलाना साहब, उनको एतमाद में नहीं लिया और अकेले मुज़ाकरात कर लिया। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ कि अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, PDM का आप साथ देंगे या नहीं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपसे लेने। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, क्या जमहूरी पार्टियों के रवैये ऐसे होते हैं कि अगर कोई इख्तिलाफ़ राय कर रहा है, किसी बयानी से नज़रिए से इख्तिलाफ़ कर रहा है, तो उसको पार्टी से ही निकाल दिया जाए, उसके तमाम हमख्याल लोगों को निकाल दिया जाए? इससे पहले नून लीग भी कुछ लोगों को फारिग कर चुकी है, अभी मौलाना साहब ने अपनी पार्टी से सीनियर लीडरशिप को फारिग कर दिया है। सिर्फ पीपल्स पार्टी शायद ऐसी पार्टी रह गई है जिसने अभी इस PDM की तहरीक के दौरान किसी को फारिग नहीं किया। अच्छा, ऐसे है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हाफिज साहब के साथ तो मेरा ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा रिलेशन है। हाफिज साहब बड़े भाइयों की तरह हैं, मौलाना साहब से भी है। आप कौन होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कौन होती है किसी के फैसला करने में? ये हो सकता है मैं हाफिज साहब की बात से इत्तफाक करूं या ना इत्तफाक करूं, ये मौलाना शेरानी को चाहते हों, कोई दूसरे किसी और को चाहते हों, ये जमात के अंदर के लोगों का हक है कि वो फैसला करें। जब एस्टेब्लिशमेंट करती है और ख़ास मौके पे लोगों को लेकर आती है तो ये बात गलत है। दूसरी बात, अभी हाफिज साहब ने एक बात की, ये जो आज़ादी मार्च था, देखिए तारीख गवाह है, हमने आज़ादी मार्च को कहा था कि अभी न करें, इसको डिले करें। एक बात तो ये रिकॉर्ड पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड पे ये बात रखी। दूसरी बात, हमने कहा था कि हम अभी भी कायरा साहब की स्टेटमेंट है, बाकी लोगों के भी धरने पे भी सोचेंगे, हम धरने के हक में नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक सिस्टम है। जब बिलावल साहब ने कहा कि ये 80 पे एटम बम साबित होंगे, एटम बम का मतलब पता है क्या होता है? जब आप किसी जगह पे बम मारते हैं तो वो टारगेटेड होता है कि आपने इस जगह को निशाना बनाना है। लेकिन एटम बम का मतलब ये है कि किसी जगह पे फेंकते हैं तो वो फिर कोई चीज नहीं देखता, सब कुछ मलियामेट कर देता। तो ये सिस्टम मलियामेट हो सकता है, जिसकी निशानदेही बिलावल भुट्टो साहब ने कर दी। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको जब तारीख में सिर्फ 2 एटम बम फेंके गए, सबके पास है, लेकिन फेंकने से पहले वो 1000 दफा सोचते हैं कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन जहाँ पे दूसरा पहलू है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो सरेंडर कर दिया है। एक वो पारस जहांजेब के इंटरव्यू में महंगाई के ऊपर जब पूछा गया कि लोग क्या करें, लोगों को तो आज चाहिए खाने को, खुदकुशियां करें, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। फिर अभी जब वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से है तो वहां पे भी उन्होंने सरेंडर कर दिया कि 2.5 साल के बाद उन्हें पता ही नहीं चल रहा
कि कौन आटा महंगा कर रहा है, कौन चीनी महंगी कर रहा है, कौन तेल महंगा कर रहा है, कौन दवाइयां महंगी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। सारे इदारे तबाह कर दिए। तो इसलिए जमहूरी जो कल्चर होता है ना, चौधरी साहब, परफॉर्मेंस बेहतर करने की तो वो बात कर रहे हैं, और ये जो धरने के आप हक में नहीं है, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देकर फिर वापस आ जाएगी? नहीं, देखिए ये बात एक बात, पीपल्स पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। हम चूंकि एक जमहूरी पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल, लेकिन मेजॉरिटी फैसला जो होगा उसको फिर सभी मानेंगे। इसी तरह से पीडीएम के अंदर हम अपना मौकफ रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो मेजॉरिटी मौकफ होगा हम अपना मौकफ रख के उसके प्रॉस एंड कॉन्स सारे सामने। चलिए चौधरी साहब, जरा वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज साहब, फिर अब आपका और आपके जो हमख्याल लोग हैं जिनको जमीयत उलमा इस्लाम फे से फारिग कर दिया गया है, अब आप लोगों का फिर क्या सियासी मुस्तकबिल है? कोई आप अपना अलग धड़ा बनाएंगे और फिर वो धड़ा पीडीएम के साथ रहेगा, इस तहरीक में नहीं रहेगा, या अलग से कुछ करने का इरादा रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मंजूर भाई हमारे बड़े मोहतरम हैं। जो मैंने बात की थी वो ज़रा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये है कि पीडीएम ने बैठकर एक फ़ैसला किया था, और वो भी पीपल्स पार्टी के दावत पर ही था, और उसके बाद एक मीसाक पे भी दस्तखत हुए थे। और जहाँ तक अगर हाफिज़ा सबका साथ दे रहा हो तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उसमें चंद बातें तय हुई थी कि जलसे होंगे, उसके बाद इस्तीफ़े होंगे, इस्तीफ़ों का ऑप्शन होगा, और उसके साथ ये भी था कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, और उससे पहले जो है ना ये तमाम को घर भेजा जाएगा हुकूमत को। ये फ़ैसला पीडीएम के 11 जमातों के रहनुमाओं ने, उससे पहले जो उनकी लेबर कमेटी है, इसने बैठकर कई दिन की काविशों के बाद इस पे फ़ैसला हुआ और उस पर दस्तखत हो गए। अब जिस तरह मंजूर भाई कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मोहतरम बिलावल साहब जो है वो उठकर अगर सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, नंबर 1, वो कहते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन का हिस्सा लेंगे, वो कहते हैं कि हम इस वक्त धरना नहीं देंगे, फौरी तौर पर इस सिस्टम को हम जाम नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताया जाए कि क्या ये वीटो का हक़ पीपल्स पार्टी या बिलावल भाई को 11 जमातों ने अता की है? क्या ये पीडीएम का वाकई फ़ैसला है? हमारा जो बुनियादी तौर पर नुक्ता निगाह यही था कि अगर एक फ़ोरम पे तमाम जमातें सोच समझ कर एक फ़ैसला करके उस पर दस्तखत करती हैं, और उसके बाद ये बात रिकॉर्ड पर है कि बिलावल साहब ने हमारे आज़ादी मार्च में आकर कहा कि आप लोग बैठे रहे, जनवरी में हम आएंगे। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हमें आकर कहा कि 31 अक्टूबर को आप आएंगे तो नवंबर में हम आपको ज्वाइन करेंगे। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि अभी नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत को भी गिराया जाए और बाजवा से भी और उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए, और ये रिकॉर्ड पर है। अभी आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा था और सारी दुनिया ने देखा है कि जनाब जेल के अंदर ग्रैंड जो बातचीत है उसके लिए भी बातचीत, नेशनल ग्रैंड जो बातचीत है उसके लिए भी बात हो रही है और दुरानी डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। ये जो तजादात हैं JUI की इस क़यादत ने, मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी ने, हुसैन अहमद ने और इन लोगों ने, हमने यही बात की है कि जनाब ये जो सूरत हाल है इसमें आप हमें मुतमईन करें। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज़ादी मार्च के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने जिनके यकीन दहानी पर मार्च ख़त्म किया था, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं थे? हमने ये बात चूँकि की है और हमारा ये हक बनता है। उस वक्त मौलाना साहब ने आपसे, शेरानी साहब से कोई मशवरा लिया था, कोई राय मांगी थी, आप लोग को एतमाद में लिया था या बस तन्हा ही फैसला कर लिया था? अगर देखिए, अगर हमें एतमाद में लिया जाता तो हमको रोते पीटते थे। इसलिए हम समझते हैं कि अभी आज यानी हम जैसे 40 साल हो गए, मौलाना शेरानी साहब को मुझसे भी ज़्यादा इस पार्टी में हुए हैं, लेकिन हमें न शोकाज नोटिस मिला है, न हमसे बात पूछी गई है, न हमें जो है ना किसी तरीके से सफाई का मौका दिया गया है, न अभी तक कोई हमें नोटिफिकेशन मिला है, बल्कि पार्टी के ज़रिए हमें जो है जमात से निकाल दिया गया। तो ये जो रवैये हैं यकीनन ये अच्छी बात है, जमहूरियत होनी चाहिए, विरासत भी होनी चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि अगर पार्टी फ़ैसला करती है
तो यकीनन बिलावल भाई जो है वो चेयरमैन बने, वो फैसला करती है तो यकीनन मौलाना फजल रहमान और उसके भाई बने। लेकिन जो इदारे हैं और हम पूरे मुल्क में जो है ना कहते हैं जनाब जमहूरियत होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मंजूर भाई मेरे साथ रहे असम्बली में भी, मंजूर भाई को छोड़े एतजाज़ मेरे साथ रहे हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब साथ रहे हैं, हाशिमी साहब साथ रहे हैं, वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। कल के बच्चे और बच्चियां जो है क़यादत कर रहे हैं। हाफिज़ साहब आप सही कह रहे हैं कि मुतबादिल अगर जो लीडरशिप है वो पार्टियां क्यों नहीं पैदा कर पा रही हैं। चौधरी मंजूर साहब से भी इस पर उनकी राय जानते हैं। चौधरी साहब ये क्या पार्टी की सरबराही, पार्टी की लीडरशिप ये और जब इस पर बात की जाए तो फिर कोई मुतबादिल रहनुमा, कोई मुतबादिल लीडर नहीं आगे पार्टी को जमहूरी तरीके से लीड कर सकता, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, मैं इस पर एक गुजारिश करूँ। एक तो मैं ये बात हाफिज साहब ने अभी बात की कि वो जो चार्टर लिखा है उसमें लिखा गया है कि हम इलेक्शन सेनेट का नहीं होने देंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे लिखा है कि हम तमाम ऑप्शन एहतजाज के इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जलसे होंगे, रैलीज होंगी, जिसमें लॉन्ग मार्च होगा, जिसमें पहिया जाम होगा, जिसमें शटर डाउन हो सकता है और इस्तीफे भी हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि ये ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होगा? हम ये कह रहे हैं कि ये कब होना है, कैसे होना है, ये तो हमारा हक है। क्या पहले सारे ऑप्शंस यूज हो गए हैं? इस्तीफों का तो हमेशा आपने लास्ट ऑप्शन रखना होता है कि जब बिल्कुल आपने उसको फारिग करना है तब है। दूसरी बात, अगर आप सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देना चाहते तो सेनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे भी इस्तीफे ले लें, फिर तो पूरा सिस्टम जाए ना जी, जाने दें। फिर अगर ये सेनेट मुस्तकिल इदारा है, असेंबलियां आती रहती हैं जाती रहती हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं, वो टूटती भी हैं, सेनेट नहीं टूट सकता आइन के मुताबिक। और अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप छोड़ दें, फिर तो सारा सिस्टम जाने दें। फिर आप सेनेट के मेंबरान से क्यों नहीं इस्तीफे मांगते? ये JUIF या जो हाफिज साहब या उनके दोस्त इख्तलाफ कर रहे हैं, ये कहें कि जो सेनेट में लोग बैठे हैं वो भी मुस्ताफी हो जाए। तो सर ये किससे के मौलाना साहब तो सुन नहीं रहे ना, इनकी मौलाना साहब तो अकेले फैसले कर रहे हैं सर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दें, जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दें। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इस्तीफों के जो ऑप्शन है उस पर अपनी आज भी कायम है, लेकिन कब देने हैं इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी CEC बुलाकर फैसला कर सकती है। इसमें तो हम अपना मौकफ दे सकते हैं ना कि कब देने कब नहीं। बस राना सनाउल्लाह ने उस दिन कहा कि आप रोज इस्तीफों की बात करते हैं, जब तक सड़क गर्म नहीं होगी इस्तीफे देंगे। या तो ये फैसला कर दें एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया, ये फैसला कर दे कि भाई आप यहाँ पे इस्तीफे रखें, पहले इस्तीफे रखें, बाकी ऑप्शंस आप बाद में इस्तेमाल करें। ये तो फैसला PDM की क़यादत ने करना है ना कि कब इस्तीफे देने और कब नहीं देने। ये फैसला किसी और ने तो नहीं करना। और तो PDM की क़यादत, धरने का मामला तो ज़ाहिर है इस्तीफे से पहले ही है। PDM की क़यादत को आप फैसला नहीं कर रहे। धरनों के खिलाफ बयानी की तो पीपल्स पार्टी हुकूमत फैसला कर रही है, हुकूमत फैसला कर रही है, आप फैसला कर रहे हैं कि लाएं जी इस्तीफे दे देंगे इस्तीफे। क्या 2/3 अक्सरियत जो थी नून लीग की, उनसे 24 इस्तीफे नहीं संभाले गए थे। आप संभाल लेंगे? आपकी इंटरनेशनल, अगर कौमी असेंबली से एक लम्हे के लिए मुस्ताफी हो जाती तो आपकी इंटरनेशनल हैसियत क्या रह जाएगी? आपको कौन सा मुल्क है जो रिकॉग्नाइज करेगा बतौर एक पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट तो खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट की तो हैसियत ही खत्म, वैसे तो खत्म हो चुकी है, रिडंडेंट हो चुकी। तो इसलिए ये जो बाकी हाफिज साहब सवाल कर रहे हैं ये हमसे नहीं बनते, इनके सवाल ये तो मौलाना साहब से बनते हैं। उनसे करें, इनका हक है। हमसे अगर कोई सवाल करना है तो वो पूछें। कि रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी हाथ बांध, साहब आपसे तो सवाल ये बनता है कि फिर धरना, लॉन्ग मार्च के बाद आप धरना देंगे या नहीं देंगे, या लॉन्ग मार्च के बाद वापस आ जाएंगे, बाकी जमातें वहीं बैठेंगी? यार आपको क्या पता है? आपकी गारंटी है कि हम लॉन्ग मार्च शुरू करें ये गुम्बद गिर जाए? आप ये गारंटी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा? आपको क्या पता? मतलब हर चीज खुद से फर्ज कर ली गई है कि हमने वहां पे पहुंचना है तो फिर ही ये मुस्ताफी होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा जो मार्च होगा, अगर चारों तरफ से मार्च होगा तो उसको कोई सस्टेन। तो ये तो आपके चार्टर में ये तमाम चीजें इस सीक्वेंस से दर्ज थी ना भाई। अगर कि लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना होगा, फिर इस्तीफे होंगे। धरने का कहाँ पे हमारे चार्टर में लिखा है? लॉन्ग मार्च का लिखा है। लॉन्ग मार्च की क्या शक्ल होगी, कैसी होगी? लॉन्ग मार्च तो जो माओ का लॉन्ग मार्च था वो बेसिकली रिट्रीट था। आप मतलब आप पढ़ तो लें सारी चीजें, उनको गौर कर लें। दूसरी बात, हमें कहा गया कि जी आप हाथ बांध के खड़े होते, कहाँ पे हम हाथ बांध के खड़े होते?
लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बाई चॉइस नहीं है, बाई डिफॉल्ट है। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया, बेनजीर भुट्टो जो नहीं सियासत में आना चाहती, जो फॉरेन ऑफिस में मुलाजमत कर चुकी थी, उनको आना पड़ा और फिर उन्होंने आकर इस मुल्क में क़यादत की पीपल्स पार्टी की। क्या किसी को कुछ शक है कि 35 साल उनकी जिंदगी है, सारी सियासी जिंदगी है, 30 साल की लड़ाई है? नहीं चौधरी साहब, इससे पीपल्स पार्टी का तो मसला नहीं है ना, दीगर जमातों का भी यही मसला है। एक मिनट जरा मुझे बात करने दी। 35 साल की लड़ाई है, आज उनकी बरसी पे हम आकर बैठे। सारी जिंदगी जिदोजहद है, बाप को कत्ल कर दिया, दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया, माँ को लाठियां मारी, खामद को जेल में रखा, सैकड़ों उसके कारकुनों को फांसियां चढ़ा दी, हजारों को कोड़े मारे, लाखों को जेलों में रखा। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। एक निहत्ती लड़की को, 24 साल की लड़की को, मैं सखर में बैठा हूँ, सखर की गर्मी का आपको पता है, कच्ची जेल थी, 2 साल कैद तन्हाई में रखा, वो नहीं टूटी इनसे। अब उसको कत्ल किया तो हमारे पास क्या चॉइसेस? क्या आप कोई चॉइसेस देते हैं इस मुल्क के अंदर? एस्टेब्लिशमेंट को हम यही तो कह रहे हैं, ठीक, कि एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेलना बंद करें। ठीक है, चलें चौधरी साहब, पॉइंट आपका आ गया। तब हाफिज साहब, अंदर भी जो लोग आप दाखिल करते हैं, फिर उनसे अपने काम लेते हैं, वो बंद करें, ये तमाशा बंद होना चाहिए। ठीक है, चलें चौधरी साहब, पॉइंट आपका आ गया। जरा हाफिज साहब, आखिर में आप ये बता दें कि आप पीडीएम की इस तहरीक में आप और शेरानी साहब और दीगर रहनुमा साथ हैं, या पार्टी से निकलने के बाद फिर अब आपने किनारा कशी इख्तियार कर लिया, पीडीएम की तहरीक में साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने गुजारिश की थी कि आज तक हमें कोई इतला नहीं मिली है, आज ही ये ख़बर आई है मीडिया के ज़रिए। हम इस पे बैठेंगे, लाएअमल तय करेंगे। ज़ाहिर है हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के हवाले से हमने जो कुछ बन पड़ी है पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और हम देंगे। और यही बात जो हम कह रहे थे कि जो कुछ फ़ैसले होते हैं उस पर कारबंद रहा जाए, चाहे वो धरने का फ़ैसला हो, चाहे किसी भी सतह पर हो, और जहाँ पर कई जमातें मिलकर फ़ैसला करती हैं, फिर किसी एक जमात को उस हवाले से जो है वीटो का हक़ न दिया जाए। यानी इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ ये कि पीडीएम को बल्कि जेयूआई को और 11 जमातों को बंद गली में पहुँचाया गया है, क्योंकि अब तक जो फ़ैसला था 31 दिसंबर का, उसको बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील नहीं किया गया है पीडीएम के किसी इजलास में, बल्कि इस वक्त जो सामने बातें आ रही हैं वो पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं और उस राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बैठकर जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो तज़ादात हैं, या तो फिर आप तहरीक चलाएं, या फिर आप मुज़ाकरात करें, या फिर आप इलेक्शन में हिस्सा लें, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अगर आप क्लियर होने चाहिए, तज़ादात नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हाफिज़ साहब ये कह रहे थे कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस पर कारबंदों, किसी एक जमात के पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान अपने मुतालबात लेकर वफाकी हुकूमत से सवाल कर रही है। अब वफाकी हुकूमत इन सवालात के क्या जवाब देगी, इस पर गुफ्तगू होगी। कंवर नवीद जमील साहब, अरशद बोरा साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मरदमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम की जानिब से वफाकी हुकूमत को दी गई धमकी ने काम ना किया तो एमक्यूएम ने मरदमशुमारी के मामले पर वफाकी हुकूमत छोड़ने के लिए आवाम में जाने और सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत में रहना है या नहीं, इससे मुताल्लिक एमक्यूएम का तंजीमी ढांचा आवाम के पास जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए हैं, आवाम के पास जाकर अगले लाहे अमल की राय लेंगे और जल्द कोई हतमी फैसला भी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी हुकूमत से अपने तमाम एक बार फिर दोहरा दिए हैं। कहा है कि हमारा पहला मुतालबा मरदमशुमारी की दुरुस्तगी है, काबीना में शामिल होना हमारा मुतालबा कभी था ही नहीं। पाकिस्तान के खजाने में 60 से 65% कराची डालता है, हमारी बात सुनी जाती है मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। एमक्यूएम सरबरा ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि कराची के हवाले से सियासी जमातों, रियासत और रियासती इदारों में खामोश इत्तेफाक़ राय पाया जाता है। कराची टूट रहा है, डूब रहा है। सिंध के शहरी इलाकों को पैगाम दिया गया है कि नौकरियों पर आपका कोई हक नहीं। कराची 15 सालों में एक बड़े देहात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस शहर के रिहायशियों को 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके, जबकि आबादी सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख बताई गई है।
इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी जानेंगे। पाक सरजमीन पार्टी भी कराची की एक बड़ी अहम सियासी जमात है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो आपके MQM से बहुत इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन मरदमशुमारी वाला जो मामला है, जिस तरह से वफाकी काबीना के सामने MQM पाकिस्तान ने अपने तमाम मुतालबात रखे हैं, इन मुतालबात पर आप साथ हैं MQM के? देखें, ये मुतालबात तो पहले दिन से जो है कराची की, ये असल में ये MQM का या पाक सरजमीन पार्टी के मुतालबे की बात नहीं है। ये तो आवाम का अपना हक़ है, आवाम का अपना मुतालबा है कि आवाम ये कह रही है कि आप हमें हमारी गिनती तो सही कर लो। अच्छा, उस गिनती से फिर चीज़ें बहुत सारी रिलेट करती हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनफॉर्चुनेटली खालिद मकबूल साहब ने, ये तो बिल्कुल एक तरह से आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि आप कह रहे हैं अवाम से रुजू करेंगे। अवाम से क्या रुजू करना, अवाम ने तो आपको मुंतखब करके अवानों में भेजा हुआ है, तो आपने तो फैसले करने हैं। आपने अवाम से इसमें क्या रुजू करना है? अवाम से जाके पूछेंगे कि हम ये मान लें इनकी गिनती जो आपको गलत गिना गया है, या हम छोड़ दें? आपने तो फैसला खुद करना है। अवाम ने आपको मुंतखब करके जब ऐवानों में पहुंचाया है तो अवाम के लिए फ़ैसले करने हैं आपने, तो अब आप फैसला करें। आप इस वक्त ये जो सब बातें हैं, इख्तलाफी नोट लिख कर आ गए, इस फैसले में कोई देरी कोई थोड़ी की जाती है। ये तो कराची के साथ जो जबर हुआ है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। अगर आप देखें तो कराची की आबादी जो ये 2 करोड़ 40 लाख की जो बताई जा रही है, नादरा के शनाख्ती कार्ड जो इशू है, ये आज के नहीं है, ये आज से 5-6 साल पुरानी बात है। जब 2 करोड़ 40 लाख, आज तो कराची की आबादी 3 करोड़ से भी ऊपर है, और कराची की पॉपुलेशन को सही गिनना जो है, उससे चीज़ें जो रिलेट करती हैं, उससे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि इस वक्त इसमें अगर जिनके पास फैसलों का इख्तियार है, देखिए हम तो ऐवानों में नहीं बैठे हुए, जिनके पास फैसलों का इख्तियार है आज फैसला करें ना। एक तरफ PDM जो है वो अपने धरने दे रही है, PDM इस्तीफों की बात कर रही है, एक सिर्फ MQM मेरे ख्याल से अगर ये कह दे कि हम भी इस्तीफे दे रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी जिस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, जिस काबीना ने। ठीक है, चलें अरशद साहब, मैं वापस आता हूँ कि दबाव डालने का क्या सही वक्त और मौसर MQM ने अपनाया नहीं, इस पर आपसे आपकी राय लेता हूँ। कंवर नवीद जमील साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कंवर नवीद साहब, आवाम के पास आप जाएंगे, उनसे राय लेंगे, फिर अपना लाहेमल तय करेंगे। अभी तक MQM क्या क्लियर नहीं अपने स्टांस में कि करना क्या है? आवाम से जाकर क्या पूछना है? आवाम ने तो सब कुछ आपको बता दिया। हमने ये कराची की आबादी, कराची के मसाइल और पाकिस्तान भर के मसाइल MQM का सबसे बड़ा इशू है, और इसी वजह से MQM ने जो गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 पर ही था। हमने जब इसमें ये सब, और ये अभी से नहीं, ये इस साबिका हुकूमत के वक्त से ये चला आ रहा है, और कराची के साथ तो स्पेशली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो मरदमशुमारी हुई, जब से कराची के साथ यही सिलसिला चल रहा है, और ये MQM की वाहिद जमात है जिसने इस पर स्टैंड लिया है, और इस वक्त भी स्टैंड लिया है। इस स्टैंड के ऊपर ही हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है, लेकिन हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि हमें यकीन दहानी नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएं, और MQM का ही वो वाहिद मिनिस्टर थे जिन्होंने इसके ऊपर डिफरेंट नोट भी दिया और मीडिया में आकर इस पर बात की, और MQM ने आज खुलकर इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है, और हम कराची के लोगों के साथ खड़े हैं। नवीद साहब, शायद MQM ही वो वाहिद जमात है जो हर हुकूमत के साथ भी, हर जमात की हुकूमत के साथ शामिल होती है। परवेज़ मुशर्रफ से लेके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। MQM ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ क्या दिया है? कब तक आप हुकूमत छोड़ें? क्या हुकूमत को कोई डेडलाइन दी है? कब तक मुतालबात माने जाए? मेरी बात सुन लें कि जब कोई भी जमात अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है वो इसीलिए लेती है ताकि लोगों के मसाइल हल करें, और अपोजिशन सिर्फ आवाज़ उठा सकती है, मसाइल हल नहीं कर सकती। और जब MQM को मौका मिला है, गवर्नमेंट ने MQM ने लोगों के मसाइल हल किए हैं, प्रैक्टिकली मसाइल हल किए, और जब ये देखा कि उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो MQM ने हुकूमतों को खुदाफिज कहा, और इस वक्त भी MQM पेशेंट। बाकी देखें वो लोग जो बात कर रहे हैं जिनका कोई स्टेक ही नहीं है, जिनको कराची के लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, तो वो एक अलग बात होगी। MQM का स्टेक है, गुज़िश्ता 30 साल से
कराची के लोग MQM को वोट देते चले आ रहे हैं और उनका ये मैंडेट ही हमारे लिए अहम कमर साहब, ये 2.5 साल आपको इस हुकूमत के साथ भी हो गए। जो MOU आपने और वफाकी हुकूमत ने मिलकर साइन किया था, उसमें से कितने नुकात पर अब तक अमल दरामद मुकम्मल हो चुका और कितने पर आगाज हो चुका है? बात कर रहे हैं या मरदमशुमारी पे बात? नहीं, मरदमशुमारी पे बात। मरदमशुमारी पर आप बात कर रहे हैं तो हमने उसके ऊपर स्टैंड हमने ही लिया है ना। बाकी तो देखें, जो है नहीं गवर्नमेंट में ना पार्लियामेंट में है, वो तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। भाई अपनी बातें कर ली, उनके पास वाहिद रास्ता यही है कि वो चैनल्स में आके अपनी आवाज उठा लें। हम अपने मसाइल को गवर्नमेंट के सामने भी उठा रहे हैं। अपने मसाइल से मराद कराची के लोगों के मसाइल, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल, सिंध के अर्बन इलाकों के मसाइल हम पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी उठा रहे हैं और हर सतह पर उठा रहे हैं। और MQM में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली तजर्बाकार है। हालात और वाक़यात के मुताबिक हर मरहले पर वो अपना ऐसा ही इक़दाम करेंगे कि जिसके जो कराची की आवाम हो उसके बेनिफिट। गवर्नर नवीद साहब, हुकूमत ने क्या कोई आपसे रब्ता किया है, मुतालबात मानने के लिए कोई डेडलाइन दी है? देखिए, आप तो खुद देख रहे हैं कि आज शाम से गवर्नर साहब का बयान चल रहा है। उन्होंने MQM से बराह रास्त भी रब्ता किया है और उसकी वो मीडिया में भी क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं और जो बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं ना जो MQM का मकसद है। लेकिन हम इसको नाकाफी समझ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऐसा मौक़िफ़ है जिस पर MQM भी और कराची के लोग भी दोनों भरोसा करें। सही, तो अब आपको हुकूमत पर भरोसा है या नहीं? कंवर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। अरशद वोरा साहब, आप तो ज़ाहिर है कह रहे हैं ना हुकूमत में हैं, ना आप असम्बली में हैं, ना आप अपोजिशन के तौर पर किसी असम्बली का पार्ट हैं, फिर आप लोग क्यों इस मामले पर बिला वजह वावेला मचा रहे हैं? तो हुकूमत और अपोजिशन का और हुकूमत के इत्तेहादियों का मामला है, आपस में हल कर लेंगे ये लोग। और क्या मौसर तरीके से दबाव डालने में कामयाब हो रहे हैं हुकूमत पर? इस पर भी आपका कमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम तो आवाम में से हैं और ये मुंतखब होके गए हैं और जाहिर सी बात है ये मुंतखब होके गए हैं। पहले ये 50 सीटें लिया करते थे, अब ये जो है 10-12 सीटें लेके बैठे हुए हैं असेंबली में। पहले इनकी नेशनल असेंबली में 25 सीटें होती थी, यहाँ 6 सीटें लेके बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आवाम इनको वोट देती चली आ रही है और कम होते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत के साथ सबसे पहले जो भी मेमोरेंडम साइन किया था उसमें ये पहला ही पॉइंट ये था, और आपने भी सवाल किया कितने मंजूर हो गए, तो खैर ये तो जवाब नहीं दिया कि कितने मंजूर हुए, लेकिन पहला पॉइंट ही जो है जिसके ऊपर डिसेंडिंग नोट तो लिख दिया, लेकिन उसको जो है वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है। अब वफाकी काबीना ने जो चीज़ मंजूर कर ली है वो इम्प्लीमेंट होने जाती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अब मंजूर जब एक चीज़ हो गई है तो अब उसके बाद जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कुछ नहीं होगा। अवाम आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची को, तो आप जो है अवाम से रुजू करने के बजाय, अवाम ने आपको वोट दिया है, आपको इसलिए भेजा है कि आप अवाम के लिए फैसले करें, तो फिर आप फैसला करें ना, आप फैसला करें इस वक्त। लेकिन इस वक्त आपका फैसला अगर इस्तीफे देकर बाहर आ गए तो उसके नतीजे में अगर हुकूमत भी गिर गई तो फिर ये मसाइल तो दरमियान में रह जाएंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दबाव बढ़ाना एक ऐसे वक्त पर जब अपोजिशन भी तहरीक चला रही है, तो ये तो एक मौसर तरीका है। दुनिया को जब ये पता चलेगा, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये हुकूमत अगर गिरी है तो कराची की आवाम को ना गिनने पे गिरी है, तो इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा आइंदा जो भी आएगा उसको कम से कम ये तो होगा, उस तक ये मैसेज तो जाएगा कि कराची की आवाम को सही गिनना है, कराची के लोगों को उसको जितना उसको पानी चाहिए, जितना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना उसको नौकरियां चाहिए, जितनी उसकी बिजली की रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ें सब डिपेंड करती हैं। देखें आप इंटरनेशनल फंडिंग्स जो होती है, इंटरनेशनल फंडिंग्स भी पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती है। आपके जो है फेडरल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी हिसाब से होती है। तो आप जब पॉपुलेशन को गिन ही नहीं रहे तो कराची का पहले ही बुरा हाल है। मैंने आपको अब बताया 120 अरब रुपए जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को देने, एक जिस वफाकी गवर्नमेंट के साथ ये बैठे हुए हैं 2018 में यहाँ का जो है ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू होना था। अच्छा साहब, ये स्ट्रेटजी इनकी गलत है या इंटेंशन ही इनकी? आप कह रहे हैं कि ये नहीं है कि ये कराची का मसला नहीं हल करना चाहते, कोई अपना फायदा लेना चाहते हैं अपनी जमात का, इंटेंशन नहीं है या स्ट्रेटजी गलत है?
सर स्ट्रेटजी गलत है, इंटेंशन गलत है, इंटेंशन है ही नहीं। अगर इंटेंशन होती तो आज ग्रीन लाइन के ऊपर हंगामा किया हुआ होता ना। ग्रीन लाइन को तो अब ओन किया पीटीआई ने, जिस दिन पीटीआई गवर्नमेंट में आई। तो मैं बात कर रहा था कि 120 अरब रुपए कराची देता है, 25 अरब का हर साल कराची में एक ग्रीन लाइन लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगी? आज कराची की अवाम इतने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं कि कराची की अवाम अब कहते हैं हमारे लिए हमारी मोटरसाइकिलें ठीक हैं, हमारे लिए मिनी बस की छतें ठीक हैं, हमारे लिए जो है टूटी फूटी बसें ठीक हैं, हमें जो है बेवकूफ़ बना के चले गए। जब एक वफाकी वज़ीर रेलवे का पुरानी लोकल ट्रेन को ऑन करके चला गया और कह रहा है कि मैंने केसीआर ऑन कर दी, तो उस वक्त जो है इन लोगों का मौक़िफ़ क्या था? इन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया? क्या आपने केसीआर को शुरू करना था? आपने ये क्या कराची की आवाम के साथ धोखा किया? तो यही तमाम चीज़ें हैं। एक ग्रीन लाइन नहीं शुरू हो पा रही। आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी और इंटेंशन दोनों गलत हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि इस वक्त एमक्यूएम की स्ट्रेटजी और एमक्यूएम की इंटेंशन दोनों ही गलत हैं, और अगर इस जमात की इंटेंशन ठीक होती तो अब तक कराची के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इसका त्यौहार मुल्क भर में बहुत ही अमन अमान और बेहतरीन तरीके से मनाया गया, और किस तरह से अक़लियतों को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल है, और यही आज़ादी और यही तर्ज़ अमल पाकिस्तान का ख़ित्ते में उसको दूसरे ममालिक से किस तरह मुमताज़ करता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात हुई। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित किया कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो पाकिस्तान को खित्ते के दूसरे मुल्कों से और दुनिया के कई ममालिक से मुमताज़ करता है। इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र है। आज पूरे पाकिस्तान में क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई पुरअमन माहौल में खुशियों और पाकिस्तान की बका और सलामती की दुआओं के साथ मनाया गया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ अक़लियतों की इबादतगाहें मुकम्मल महफूज हैं। तमाम अक़लियतों की इबादतगाहों की हिफाजत और मरम्मत खुद हुकूमत करवाती है, और हमारे परचम में शामिल सफ़ेद रंग का हक अदा करती है। पाकिस्तान में सिर्फ ईसाई ही नहीं, हिंदुओं, सिखों और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतों को भी मुकम्मल माशरती और माशी मौक़े हासिल हैं। ये मौक़े फ़राहम करने पर हुकूमत और तमाम रियासती इदारे यकीनी तौर पर तारीफ़ और दादो तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन जब हम एक नज़र अपने पड़ोसी मुल्क की जानिब डालते हैं तो वहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। वहाँ मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों पर शदीद जुल्म व सितम ढाया जाता है, मजहबी रसूमात की अदायगी से रोका जाता है, यहाँ तक कि इस रियासती जुल्म व जबर से अक़लियतों की इबादत गाहें भी महफूज हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं जनरल टाइड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एजाज अवान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही सुकून के साथ और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ वो अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते हैं, अपने त्यौहार भी मनाते हैं। आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी आज था। सबसे पहले तो इस पर आपका कमेंट कि कितना फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम के लिए, ख़ुद पाकिस्तान के लिए एज ए नेशन। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान किसी एक मज़हब के लोगों का नहीं है, हर उस पाकिस्तानी का है जो इसको अपना वतन समझता है। उसको मज़हब की मुकम्मल आज़ादी है, फ़िक़्ह की मुकम्मल आज़ादी है, और वो जिस पे चाहे अमल पैरा हूँ, यहाँ कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं है। जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे तो फ्लैग का वाइट कलर ही अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, और मैंने चूँकि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा आर्म्ड फोर्सेस में गुजारा है, 37 ईयर्स, तमाम सर्विसेज में, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पाकिस्तान आर्मी हो, इसमें तमाम जंगों में इंतहाई मुहिब्बे वतन क्रिश्चियन और दूसरे दोस्तों ने, जो गैर मुस्लिम दोस्त थे, उन्होंने बड़ी जाफशानी से इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी और एक तारीख रकम की अपनी शुजाअत की पाकिस्तान के दिफा में। तो लिहाजा वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की बैकबोन की हैसियत रही है। एयरफोर्स पे बहुत बड़े नाम हैं, और इसी तरह हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें जस्टिस कार्नेलियस और इस तरह के बहुत भगवान दास, ये बहुत बड़े नाम हैं। क्या हिंदुस्तान कभी ऐसा सोच सकता है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई मुसलमान हो? तो ये हमारे मुल्क में ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, और यही ऐन मजहबी रवादारी का तरीका है। मुझे फ़ख्र है एज अ पाकिस्तानी कि हम तमाम अक़लियतों को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। यकीनन वो हमसे कम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है।
और एजाज साहब, जहाँ इसमें ज़ाहिर है हुकूमत का अपना एक किरदार है, वहीं पाक फ़ौज के किरदार की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 5-6 साल पहले जब मुल्क में हालात ख़राब हुआ करते थे, इस तरह का कोई भी त्यौहार आता था, ख़्वाह मुसलमानों का हो या किसी अक़लियत का हो, तो एक डर, एक खौफ रहता था कहीं कोई तखरीबकारी ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो जाए। नेशनल एक्शन प्लान के बाद जिस तरह से मुल्क से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का खात्मा हुआ, उसके बाद अब हर त्यौहार अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत पुरअमन तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो मुसलमानों की ईद हो, क्रिश्चियंस का क्रिसमस हो, हिंदुओं की दिवाली हो। तो कितना खिराज तहसीन पेश करेंगे पाक फ़ौज को उनकी इस काविश पर? मेरे ख्याल में तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और बहैसियत कौम, पूरी कौम को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जो जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं वो एक दहशतगर्दी का ऐसा दौर था जब बैरूनी कुव्वतों ने हमारे मुल्क के अंदर एक फसाद बर्पा किया, और वो जो आलाकार थे होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उन्होंने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की, और उसमें सबसे ज्यादा टारगेटिंग मसाजिद की हुई है। चर्चेज पर, मंदिरों पर इतने हमले नहीं हुए जितनी मस्जिदों पर हुए, और जितने मुसलमान शहीद हुए हैं इतने गैर मुस्लिम नहीं मारे गए इन तमाम हादसात में। लिहाजा उसको वो एक ऐसी कैफियत थी जब आर्म फोर्सेज, आर्म सिविलियन पाकिस्तानी और हमारी मसाजिद तक महफूज नहीं थी। वो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने फ्रंट रो में लड़ते हुए लीड किरदार अदा किया और दहशतगर्दी का खात्मा किया। वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट थे, लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर आज भी हमारे दोस्त क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ हमारा घरों में आना जाना है। हम अपने खाने उनके साथ शेयर करते हैं, अपने अच्छे और बुरे लम्हात में एक दूसरे के साथ दुख और खुशी में शरीक होते हैं। तो हम तो एक कम्युनिटी की हैसियत से रह रहे हैं, और यही काबिल फ़ख्र बात है हमारी इस सोसाइटी की, और यही रवादारी है इस्लाम की। और एजाज साहब, जिस तरह अभी कोविड की फर्स्ट वेव में जब पाकिस्तान ने उस पर बेहतरीन तरीके से काबू पाया, पाकिस्तान का नाम दुनिया के 7 बेहतरीन ममालिक में आया, पूरी दुनिया ने कहा कि हमें पाकिस्तान के इस तरीक़ेकार से सीखना चाहिए। तो आपको नहीं लगता जिस तरह अक़लियतों को पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिस तरह पाकिस्तान में रवादारी और अक़लियतों से मोहब्बत और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, तो इससे भी दुनिया को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पर उन ममालिक को जहाँ शिद्दत पसंदी अपने उरूज पर है? देखिए, दुनिया सीखना नहीं चाहती। हकीकत यह है कि दुनिया हमें अंडर प्रेशर रख के अपने जो स्ट्रेटजिक अज़ाइम हैं उनके इस खित्ते में उनके लिए इस्तेमाल करना चाहती है, और वो हमारी गवर्नमेंट्स को अंडर प्रेशर रखना चाहती है। वरना हमारे मुल्क में हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है अक़लियतों को। तमाम अक़लियतें यहाँ सुख का सांस लेती हैं, वहाँ दलित, क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख सब गैर महफूज हैं हिंदुओं के हाथों में। लेकिन हिंदुस्तान पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स उनके जो हैं इस खित्ते में, उनको अचीव करने के लिए वो पाकिस्तान को कोर्स करके कोऑपरेशन लेना चाहते हैं। वेस्टर्न पावर्स जो हैं, ताकतवर ममालिक बशमूल अमेरिका, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारी लीडरशिप के लिए एक मैसेज है कि स्टैंड योर ग्राउंड, अपने दोनों कदम पर जमकर खड़े रहें, और पाकिस्तान के मफाद का दिफा करते हुए अपनी पॉलिसियों पर कार फरमा रहें, उन पे अमल पैरा रहें, और इन प्रेशर्स को डिसरिगार्ड करें। ये सूडो प्रेशर्स हैं, ये जाली प्रेशर्स हैं, इनको हमें खातर में नहीं लाना चाहिए। और रियाज साहब, ज़ाहिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और वो भी अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी देने की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान को भी वो कामयाब और तरक्की करता देखना चाहते थे। क्या आज पाकिस्तान उनके विजन के मुताबिक कामयाबी की, तरक्की की उस राह पर गामजन है, या आप समझते हैं ऐसा? देखिए, पहले तो 100 सलाम, सैकड़ों सलाम उस अजीम लीडर को जिसने हमें हिंदुओं के चुंगल से आज़ादी दिलवाई, और आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और फ़ख्र से अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम से नवाजे। आमीन। कायद-ए-आज़म यकीनन हमारे मौसन हैं, और उनके जो इरशादात थे, उनकी जो गाइडलाइंस थी, आइडियली तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत चंद मफाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाकर चंद खानदानों ने अपने हाथों में कैद कर ली है, और हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। अगर हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत आ जाए तो यकीनन हम उनके उस नक्शे कदम पर चलने में कामयाब हो सकेंगे।
लेकिन यहाँ सियासी मफाद की, अपने प्लंडर की सियासत की जाती है, जिसकी वजह से आवाम तक उनके जो हकूक हैं वो भी पूरी तरह डिलीवर नहीं हो रहे, और पाकिस्तानी खजाना जिसको एक माले गनीमत समझ के लूटा जाता है, उससे अपने एसेट्स तो बढ़ाए जाते हैं, आवाम की फलाह के लिए खर्च नहीं होता। तो आई विश कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमूदात हैं उन पे अमल पैरा हो सके। आइडियली नहीं है, बस कमो बेश कुछ हद तक हम उनकी पैरवी ज़रूर करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और पाक दुनिया सीखना नहीं चाहती, वरना जिस तरह पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उससे दुनिया चाहे तो बहुत कुछ सीख सकती है। और कायद आज़म के विजन के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरियत सियासी जमातों में मौजूद नहीं है, और चंद एक ख़ानदानों ने उसको अपने शिकंजे में इस वक्त कसा हुआ है। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हम अपील करेंगे कि चेयरमैन पेमरा सलीम बेग जो अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं, अब नया साल आ रहा है और नए साल के आने से पहले पहले उनको उनके इस ओहदे से हटाया जाए, ताकि नए साल में जो पेमरा एज इदारा फ़ैसले करे वो यकतरफ़ा फ़ैसले ना हों, वो शफाफियत पर मबनी फ़ैसले हों। और ये तमाम फ़ैसले उसी वक्त हो सकते हैं जब चेयरमैन की कुर्सी पर कोई काबिल और अहल शख्स को बिठाया जाए और एक नाअहल शख्स सलीम बेग को उस ओहदे से हटा दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।